जय हिंद दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान में उत्सर्जन पढ़ेंगे, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। जो भी शरीर से हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो शरीर के अंदर रहेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्हीं चीजों को हमें शरीर से निकालना होता है। और इसमें निकालने में जो जो शरीर के पार्ट, जो जो भाग हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अंग कहते हैं। और ये सारे जब अंग मिल जाते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। तो जीवों द्वारा शरीर से विषाक्त टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन करने में जो जो शरीर के भाग हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अंग कहते हैं। और ये सारे जब अंग मिल जाते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कि उत्सर्जन करने के लिए जो जो शरीर के अंग होते हैं, किन किन अंगों द्वारा हमारा शरीर से उत्सर्जन होता है, विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, वो सब तंत्र अंग मिल जाते हैं तो उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हम परिभाषा हो गया है। देखिए क्या क्या उत्सर्जन के मुख्य रूप से कौन कौन से हमारे अंग होते हैं शरीर के अंदर, ये मानव ह्यूमन के बारे में हम बता रहे हैं। लंग्स फेफड़ा, स्किन त्वचा, लीवर यकृत, इंटेस्टाइन आंत और किडनी आपका वृक्क है। ठीक है। वैसे आपका लंग्स भी उत्सर्जन में आता है। वैसे तो लंग्स श्वसन क्रिया का काम करता है, सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। जैसे भोजन के फलस्वरूप हम जो भोजन करते हैं तो उसके दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के दौरान हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकालना जरूरी होता है। तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फेफड़ा ही निकालता है। क्योंकि फेफड़ा हम जब बनता है तो शरीर से फेफड़ा बाहर निकलता है। और ये जो कि उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर से निकलना आवश्यक होता है। तो ये उत्सर्जन का कार्य भी करता है और सांस लेने भी मदद करता है। जिसे हम लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह अगर खाते हैं तो हमारे मुंह से ये निकालने में मदद करता है। तो ये किस किस के साथ, ये पहली बात तो CO2 निकालता है और प्लस जल वाष्प, यानी इसके साथ जल की वाष्प की मात्रा भी निकलती है। तो लंग्स भी हमारा एक उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्किन, इसके मतलब त्वचा होता है। देखिए त्वचा से भी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे निकलते हैं। देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है। और देखिए हमारे शरीर पे पसीना आ रहा है। तो ये देखिए, ये पसीना कहां से निकल रहा है? स्किन से। तो सेम आप इसको समझिए। स्किन हमारा क्या करता है, शरीर से हमारे जो सीबम एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो ठंडियों में आप सीबम और प्लस पसीने के रूप में, सीबम यानी त्वचा से हमारे पसीने के रूप में और सीबम के रूप में हमारा त्वचा से भी निकलता है। आप गर्मी के मौसम में देखिए, अगर काला वस्त्र अगर पहन लेते हैं तो पसीने के रंग में आपके कपड़े पे जम जाता है। जब ये ठंडा होता है, वायु के संपर्क में आता है तो रासायनिक क्रिया कर लेता है, तो जिससे हमारे सफेद काले कपड़ों पर सफेद धब्बा दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? पसीना होता है। क्योंकि पसीना के साथ सोडियम क्लोराइड होता है जो रासायनिक क्रिया से करने के बाद आपके कपड़े पे दिखाई देता है। और सीबम क्या होता है? सुबह सुबह हम लोग उठ के देखते हैं तो यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, थोड़ा सा नाक जैसे थोड़ा सा जम जाता है, पपड़ी जैसा। तो ये भी एक विषाक्त पदार्थ है जो कि हमारे शरीर से निकालना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये हम त्वचा द्वारा भी इसको निकालते हैं। देखिए यकृत का क्या काम, यकृत कई चीजों का काम करता है। ठीक है। अब यकृत क्या करेगा? जब हम जो चीज भोजन करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में कई तरह की चीज की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, एमिनो एसिड बनता है, लवण होता है, जल होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। लेकिन प्रोटीन की सारी मात्रा हमारा शरीर यूज नहीं करता है। तो कुछ प्रोटीन की मात्रा अप्रयुक्त हो जाती है, मतलब यूज नहीं होता है, तो उसका विघटन करके ये क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, NH2CONH2, यानी कि हमारा किस में बदलने का काम करता है? NH2COH2 यूरिया में। ये अमोनिया होता है और अमोनिया को तोड़ने का काम प्रोटीन के अपघटन द्वारा होता है। प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो यूरिया कन्वर्ट होकर
अमोनिया कन्वर्ट होकर यूरिया में बदल जाता है। इसके साथ साथ ये यकृत क्या करता है, भोजन पचाने में भी सहायक करता है, क्योंकि पित्त का निर्माण करता है। हमने पाचन क्रिया में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये इसके साथ क्या क्या करता है, ये अमोनिया से यूरिया में बदलने का भी काम करता है, जो कि यूरिया भी हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, शरीर से निकलना बहुत जरूरी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया हमारे शरीर के ये मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम भी ये करता है। अब बात आती है इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये हमारी आंत होती है और हमारी आंत के अंदर अंगुली के समान रक्त केशिकाएं होती हैं। तो जो चीज हम खाते हैं तो उसमें जो वेस्ट, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उनको तो वो ऑब्जर्व करके हमारे रक्त की केशिकाओं में पहुंचा देता है, यानी रक्त में मिला देता है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ये निकालने में सहायता करता है, यानी कि उनका अवशोषण ना करके वो जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जिससे भोजन करते हैं तो सड़ा वाला गाला खाता है, तो आंत क्या करता है, आंत के जरिए वो भोजन सड़ा हुआ जाएगा और गुदा द्वारा मल के रूप में हम बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा आंत भी पाचन में काफी हद तक सहायक होता है, निष्कासन में सहायक होता है। इसके बाद आता है किडनी। किडनी आपका सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है और किडनी का ही सबसे मेन रोल है। बाकी तो हमने बता दिया है शरीर के कौन कौन पार्ट से हमारा शरीर का उत्सर्जन होता है। अब हम किडनी के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको किडनी के बारे में खुद डिटेल बताते हैं। तो हमने आपका एक बार रिवीजन फिर से फटाफट करवा देते हैं। चलिए, लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारे शरीर से, लंग्स से श्वसन का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर में बने वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का वाष्प करता है, यानी उत्सर्जन का काम करता है। फेफड़ा होता है। त्वचा से क्या होता है, सीबम, यानी जो चिपचिपा होता है, नाक सुबह सुबह उठ के देखिए तो आप कभी कभी छोटे बच्चों में, बड़ों में तो नहीं, बड़ों में जनाई नहीं देता, लेकिन छोटे बच्चों में यहाँ चिपक जाता है, सीबम होता है, चिपचिपा चिपा सीबम और पसीने के रूप में हमारे त्वचा से ये निकलता है। उसके बाद आपका लीवर क्या होता है, लीवर अमोनिया, यानी जो अप्रयुक्त प्रोटीन्स होते हैं, अप्रयुक्त, जैसे शरीर में हमारा प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ पूरा शरीर, हमारा शरीर में प्रोटीन का पूरा विघटन नहीं हो पाता है, पूरा खत्म नहीं हो पाता है, पाचन नहीं हो पाता है। तो जो अप्रयुक्त प्रोटीन होते हैं उनका विघटन करके अमोनिया से यूरिया में बदलने का कार्य यकृत का करता है। लेकिन हमने बताया पाचन में भी ये सहायक होता है, क्योंकि पित्त का निर्माण करता है। हमने पाचन के बारे में, ये पाचन जब पढ़ा रहे थे उसमें आपको बता दिया था। इसके बाद आंत क्या करता है, आंत के अंदर रक्त की केशिकाएं होती हैं, तो जो पोषक तत्व होते हैं उनका ऑब्जर्व करती है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो सड़ा गला होता है, वो आंत हमारा मल के द्वारा बाहर त्यागने में सहायक होता है। तो ये आंत भी उत्सर्जन का काम करता है। 5वां नंबर है आपका किडनी यानी वृक्क। वृक्क हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा, इसी को कहते हैं। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल में समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब हम किडनी के बारे में समझते हैं, किडनी क्या होती है और किडनी कहाँ मौजूद होता है। तो हम आपको बता दूं, हमारे शरीर में किडनी थोड़ा कमर से ऊपर, ये पहली बात तो शरीर के पिछले वाले हिस्से, यानी पेट के पिछले वाले हिस्से में होता है। कमर से थोड़ा ऊपर, कमर से थोड़ा ऊपर और डायफ्राम से नीचे, ठीक है, ऊपर होता है। दाहिनी किडनी बाएं की तुलना में थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि ये लीवर से चिपका हुआ होता है। लीवर की वजह से इसे थोड़ा नीचे रहना पड़ता है। और ये वाला जो होता है आपका बायां वाला प्लीहा के पास से टच होकर रहता है। तो ये कमर से थोड़ा ऊपर होता है और हमारे शरीर के पीछे वाले हिस्से में होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये गहरे लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होता है। यह सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। जैसे सेम का बीज होता है, या इसको राजमा भी कह सकते हो। सेम के बीज के आकार की जैसी इसकी संरचना होती है, ठीक है। गुर्दे यानी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है और इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अभी हम नेफ्रॉन बताएंगे नेफ्रॉन है क्या, ठीक है। और इसके चारों ओर सुरक्षा देने के लिए एक कवच लगा होता है। उस कवच यानी झिल्ली होता है, उस झिल्ली को
पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है। पेरिटोनियम एक झिल्ली लगी होती है। वयस्क में बात करें, वयस्कों में तो इसका भार 150 से लेकर 170 ग्राम तक होता है और महिलाओं में 125 से लेकर 140 ग्राम तक होता है। ठीक है, तो आपको बता दें ये हमारे शरीर में कमर थोड़ा ऊपर और यहाँ पे होता है, ये पिछले हिस्से में होता है। ठीक है, पेट के पीछे वाले हिस्से में होता है। और ये जो पीछे का रिब है, जो ये हड्डियां होती है, पसलियां, पीछे का जो रिब होती है, इसके अंदर सुरक्षित रखे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। अब थोड़ा से हम आपको फिगर में समझा दें। देखिए, ये हमारा ये वाला जो हिस्सा आया है, ये धमनी है और ये वाला सिरा है। ये सिराएं हार्ट द्वारा, हार्ट से आके नीचे, निचला हिस्सा होता है नीचे का, ये हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला होता है, तो ये हार्ट के नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, इसको बोला जाता है डिसेंडिंग आयोटा, यानी कि निचला महाधमनी होता है। और ये वाला होता है इन्फेरियर वेना कावा, यानी कि निचला महाशिरा होता है। तो यहां से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ये अशुद्ध होता है। और अशुद्ध ये कहा जाता है इनमें शुद्धिकरण के लिए। तो थोड़ा से हम इसके बारे में आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक। चलिए अब हम थोड़ा से किडनी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा आया है ये हार्ट से होता हुआ ये और एरोटा है, इसको डिसेंडिंग एरोटा कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट के निचले वाला हिस्सा है। और ये होता है इन्फेरियर वेना कावा, ये पश्च महाशिरा होता है। जो ये रक्त आता है धमनी द्वारा, उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ये अशुद्ध ब्लड लेकर आती है, रक्त लेकर आती है। और जब यहाँ से फिल्टर होकर जाता है तो ये इसके द्वारा जाता है, यानी कि इन्फेरियर वेना कावा द्वारा ये शुद्ध होकर फिर शुद्धिकरण के लिए वापस जाता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ठीक है, ये इसके बाद ये वाली नलिकाएं हैं, ये निकली हुई ये सिराएं होती है कि अंदर कई सिराओं में बदल जाता है। ठीक है, और जहां पर ये एंट्री करती हैं, जहां से हमारा ये वाला हिस्सा निकला है, इसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, यूरेटर होता है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो कहलाता है, जहां पर हमारी धमनी की नलिकाएं निकलती हैं और सिरा जाके मिलता है, ये द्वार होता है। इस द्वार को रेनल हाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। इसको रेनल हाइलम कहा जाता है। ये वाला हिस्सा यानी कि मूत्र द्वार का जहां से है और जहां से दोनों एंट्री करते हैं, ये पूरा एरिया प्रवेश द्वार होता है मूत्र वाहिनी का, ऑक्सीजनेटर का आने का और वापसी जो आने का, ये प्रवेश द्वार होता है, यानी अंदर भी जाता है और बाहर का जो द्वार होता है उसे हम रेनल हाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो बाहरी संरचना देखें सेम के बीच के आकार की जैसी है, और ये तो त्रिभुजाकार जो हिस्सा होता है इसका, ये वाला हिस्सा पिरामिड कहलाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसको काट में अगर देखा जाएगा, और इसका जो बाहरी ऊपर का ये उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको कॉन्वेक्स या उत्तल कहा जाता है। ठीक है, बाहरी वाला हिस्सा उत्तल कहलाता है और इसका आंतरिक भाग, दबा हुआ भाग, अवतल कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों का यानी कि सिरा और धमनी की केशिकाओं का एक जाल होता है, इसके अंदर जाल बनता है और इसी के अंदर ये आके फिल्टर होता है। उसके बाद फिल्टर होने के बाद जो हमारे साथ जो निकलता है यूरिया वगैरह, ठीक है, यूरिया, ठीक है, और लवण वगैरह होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसके बाद आके यहाँ पे इकट्ठा होता है मूत्र, यहाँ पे इकट्ठा होता है मूत्र, यहीं पे इकट्ठा सबसे ज्यादा होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मूत्र कहाँ पर पाया जाता है, मूत्र कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे रेनल हाइलम पर, यहाँ पे जाके सबसे ज्यादा यूरिया होता है। यूरिया पूछा जाता है कि यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठा होता है, तो जाके यहाँ इकट्ठा होता है। उसके बाद ये आता हुआ ये हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, इसको मूत्राशय कहते हैं। मूत्र यही
पर इकट्ठा होता है, ये ओपन यूरिनरी होता है यार, ठीक है। यहाँ पे यो आके जो है यो मूत्र वाहिनी आके खुलती है, ठीक है। और इसको ये वाला गुर्दा होता है राइट रेनल होता है, राइट दायां वृक्क होता है, और ये बायां वृक्क होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि या अधवृक्क कहा जाता है। ये क्या करता है, पानी की मात्रा और तापमान को संतुलन बनाने में सहायक रखता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके कार्यों को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब आपको हम थोड़ा सा डिटेल में समझा दें इसी में, ठीक है। चलिए इसको डिटेल करते हैं। देखिए उत्सर्जन इकाइयां मतलब वृक्क में कई अन्य बहुत ज्यादा उत्सर्जन इकाइयां होती हैं, और ये उत्सर्जन इकाइयां मिलकर एक नेफ्रॉन बनाती हैं, ठीक है। और इसमें अगर नेफ्रॉन की बात करें तो प्रत्येक वृक्क में 10 लाख यानी 1 मिलियन, एक गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। दोनों में बताएंगे तो ये 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये मिलकर क्या करते हैं, क्योंकि प्रत्येक वृक्क में अनेक उत्सर्जन इकाइयां होती हैं और ये इकाइयां मिलकर एक नेफ्रॉन बनाती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का कुछ इस प्रकार फिगर हो जाएगा। यहां समझिए आप, ठीक है। अब देखिए हमने बताया कि उत्सर्जन इकाइयां कई प्रत्येक वृक्क से कई उत्सर्जन इकाइयां निकलती हैं, और उत्सर्जन इकाइयां मिलकर एक नेफ्रॉन का निर्माण करती हैं, और कई नेफ्रॉन मिलकर एक कैपिलरीज बना लेते हैं। इन नेफ्रॉन के ऊपर एक कप के समान एक संरचना होती है ऐसे, जिसको हम ब्यूमोन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूमोन कैप्सूल कहते हैं। ब्यूमोन कैप्सूल का एक सिरा, ठीक है, यहां से जुड़ा होता है, और एक सिरा आपका मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। यानी कि नेफ्रॉन का, इसको नेफ्रॉन बोलेंगे, नेफ्रॉन का एक सिरा ब्यूमोन कैप्सूल से जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा मूत्र इकट्ठा करने वाली नलिकाओं से जुड़ा होता है, ठीक है। और इन 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 सबको क्या बोलते हैं, ये सब मिलकर एक नेफ्रॉन बनाती है। कार्यों के बारे में तो बता दूं कि प्रत्येक गुर्दे से अनेक उत्सर्जन इकाइयां निकली होती हैं, और ये उत्सर्जन इकाइयां मिलकर एक नेफ्रॉन बनाती हैं। नेफ्रॉन का ऊपरी हिस्सा कप के समान एक संरचना जैसा बनता है, जिसको ब्यूमेन कैप्सूल कहा जाता है। ब्यूमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ब्यूमेन कैप्सूल्स, ठीक है। और इसका ये ऊपरा हिस्सा, और एक हिस्सा जो होता है इसका ये वाला हिस्सा, इसके नीचे एक पतली सी नलिका निकली होती है, ठीक है। बोमेन को सॉरी नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्सा ब्यूमेन कैप्सूल कहलाता है, और इसके नीचे एक पतली नली होती है, और ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन बनाती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर नेफ्रॉन का एक पुलिंदा होता है, एक कैपिलरीज बनाती हैं, एक जाल होता है इसमें जाके, जो कि यहाँ पे आके हमारा जो होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आके फिल्टर यहीं पे होता है। तो ये वाला हिस्सा धमनी कहलाता है, इधर वाला, ठीक है। ये वृक्क धमनी होती है, और ये वृक्क सिरा होता है, जिसको रेनल वेन बोलते हैं, और इसको आर्टरी वेन बोला जाता है। जब इसकी संरचना को हम बाहर निकाल के यहाँ से देखेंगे, इस जो आपको पिरामिड दिख रहा है, मेडुल्ला जो दिख रहा है, मेडुल्ला वाला हिस्सा कहलाता है, इसको अंदर हम संरचना को बाहर निकाल के देखेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से आकार आएगा। फिगर जल्द वजह से अच्छा नहीं बना पाए हैं। तो जब आता है तो यहां से जो रक्त आएगा ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब ये गंदा रक्त होगा, ठीक है। और आने के बाद में यहाँ पर एक कैपिलरीज बनती है, एक गुच्छा बनता है, इस नेफ्रॉन का एक गुच्छा बनता है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसका मुख्य काम है, ये रक्त को यहीं पर फिल्टर करता है। जो हमारे रक्त के साथ आया हुआ अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण, जल में जो बड़े अणु हैं, वो क्या करता है, बड़े अणुओं को यहाँ पे ये रोक लेता है, और छोटे जो अणु होते हैं, जो पोषक, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो पोषक तत्व होता है, उन जो बड़े अणु होते हैं इसमें से नहीं गुजर पाते। जो छोटे अणु होते हैं, जैसे जल के साथ यूरिया, जल, ये सारी चीज जो छोटे छोटे, और ग्लूकोज
जो छोटे छोटे जो तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, और ये ऑब्जर्व करके ये वाला हिस्सा, इसका एक हिस्सा जाके ये मूत्र नलिका से जुड़ा होता है, यानी कि मूत्र नली से जुड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ समझो, ये क्या करता है, कई नेफ्रॉन मिलकर एक नेफ्रॉन का एक गुच्छा बन जाता है, और ये गुच्छा ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त को फिल्टर का काम करता है। यहाँ पे हमारा जब गंदा ब्लड आएगा तो यहाँ पे जो बड़े तत्व होंगे उनको ऑब्जर्व कर लेगा। बड़े तत्व में क्या होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो पुनः अवशोषित करके, ठीक है, पुनः अवशोषित करके शुद्धि करने के लिए सेवा द्वारा वापस कर दिया जाता है। और जो छोटे अणु होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको ये ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके वापस, ठीक है, ये सिराओं को दे देता है। किसको, वृक्क सिरा को दे देता है। और जो अशुद्ध पदार्थ आया है ये मूत्र के रूप में हमारा यहाँ से आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है, और उसके बाद में ये मूत्र जब ये होता है तो हम पेशाब जो लगता है तो बाहर निकल जाता है। मूत्राशय में पेशाब इकट्ठा करने की क्षमता का लगभग 500 ml होती है, यानी कि 500 ml तक का ये पेशाब को इकट्ठा रख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, गर्मी की वजह से समय लग रहा है। ठीक है, वीडियो आपको जैसा भी लग रहा हो, ठीक है, तो बस आज इतना ही। जो भी चीज छूटा है हम अगले, चूंकि लाइट नहीं है और लाइट की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, गर्मी में हालात खराब हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत करोगे तो रास्ता जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद का खुद बदल जाते हैं। तो आपको सिर्फ सोच बदलनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।